तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और इस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भैया मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? क्या मैंने इस साल को पूरा वेस्ट कर दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और मेरे नंबर बहुत ही कम आ रहे, 300-400 आ रहे हैं या इवन वो भी नहीं आ रहे, तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा क्या? मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उनके माइंड में। तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए कि उनको क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इस तरह से डरे रहोगे ना तो फिर तुम अच्छी तरह से अपनी आउटपुट निकाल के नहीं आ सकते, तुम उतना अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। और अगर तुमने लास्ट के 3-4 मंथ में पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुम लोग से यही होगा कि क्या तुम लोग रियली में जीरो पढ़ो? क्योंकि तुम लोग यही बोलते हो ना कि भैया मैं जीरो पढ़ूं, मुझे कुछ आता नहीं, क्या मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं 600-650 ला पाऊंगा? तो सब बात ये आती है कि तुम सबको बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और सम बायोलॉजी आती ही होगी। क्योंकि अगर तुम नीट का पेपर अभी दोगे ना, तुम्हारे नंबर 300 तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट। तो 300 और तुम्हारे नंबर आ रहे तो तुम मतलब ये हुआ कि तुम जीरो पर नहीं हो, तुम्हारे कुछ चैप्टर्स तो अच्छे है ही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटजी वाइज ले जानी है कि अपने प्रिपरेशन में किस चैप्टर पे अभी ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं और कब नहीं देने। तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस किया हूं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है और टेस्ट कैसे देना है। मतलब पूरी जो प्लानिंग होती है ना नीट की, वो मैं बताने वाला हूं, तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और ट्राई करना वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो पाए। और सबसे क्वेश्चन ये होता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो ये मैं बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, अभी जाकर या अभी तुरंत अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठो और सारे चैप्टर्स को नोट डाउन करो। टोटल 79 चैप्टर नीट में आ रहे, तो सारे को नोट डाउन करो। उसको फिर तुम डिवाइड करो, जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीटेड हो चुके हैं, भले ही तुम उसे भूल चुके हो, लेकिन अगर तुमने उसे पहले पढ़ रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बायोलॉजी पहले पढ़ रखा है, भले ही अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, वो अलग मैटर है, लेकिन तुमने पढ़ रखा है तो उसको उस लिस्ट में डालो। उसके बाद कंप्लीटेड तो है लेकिन उसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया कि भैया मुझे कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल ही पूरा ब्लैंक है, तो उसको यहां पर डालो। और तीसरा कैटेगरी होगा जो अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे चैप्टर होंगे जो कि नॉन कंप्लीटेड भी होंगे, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें करना कैसे है। तो देखो, जो कंप्लीटेड चैप्टर है उसको जस्ट रिवाइज करो, और रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालना है, ये सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो कैटेगरी है कंप्लीटेड बट नॉट रिवाइज, इसमें तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स को रीड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने फिजिक्स में नोट्स बना रखे हुए तो उस नोट्स को पढ़ो, और नोट्स नहीं बना रखे तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आगे। और ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर तुमने रिवीजन नहीं किया तो। और जब क्वेश्चन से कुछ ना समझ में आए तब जाकर उस टॉपिक्स के बस लेक्चर देख लो। ये गलती मत करना कि अगर तुमने काइनेमेटिक्स पहले से पढ़ रखा है तो फिर तुम काइनेमेटिक्स के जाके वीडियो देखने लग गए। नहीं, काइनेमेटिक्स तुम्हारी पूरी वीक हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल S=UT + ½ AT² फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम उसे बना दोगे या तुम्हें वो फॉर्मूला आता होगा। मतलब तुम्हारी पूरी काइनेमेटिक्स वीक नहीं है, तुम्हें बस एक पार्ट में प्रॉब्लम है। हो सकता है वो रिलेटिव मोशन हो सकता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो तुम्हें उस पार्ट को जाकर स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि फिर वो लेक्चर बेसिक से देखने बैठ गए, इस बात को समझो। और तीसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है नॉन कंप्लीटेड का। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखना है और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब और उसके साथ तुम्हें क्या करना है, सारे जो चैप्टर है उसके ऐसे लिस्ट बना लेनी है, लाइक जेनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तुम्हें क्या करना है, नोट्स करना है, मॉड्यूल करना है, क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी करना है। पर तुम्हें ये याद रखना है, इसलिए जेनेटिक्स किसका हो गया, बायो का पार्ट हो गया, तो बायो में तुम्हें बस एनसीईआरटी ही करनी है और बस क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने, ये बात तुम याद रखो। और फिजिक्स में तुम क्या कर सकते हो, नोट्स, मॉड्यूल, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी तुम इग्नोर कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि फिजिक्स में मुझे एनसीईआरटी छोड़नी है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो अच्छी तरह से पढ़ना है। इस तरह से तुम्हें सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भैया एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, आइडियल टाइम टेबल बनाने के चक्कर में इस टाइम पर नहीं रहना। तुम्हें क्या करना है, अपने नॉर्मल रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। वो कैसे बनाओगे, तुम जो डेली टारगेट सेट कर रहे हो कि लाइक भैया मुझे फिजिक्स में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, तुम्हें बायो में आज मान के चलो एनिमल किंगडम पढ़ना है, तो तुम ऐसा सेट करो ना कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में मुझे 5 घंटे लग जाएंगे, एनिमल किंगडम में मुझे 4 घंटे लग जाएंगे। इस तरह से तुम्हें अपने टारगेट्स को सेट करना है और उतने इंटरवल में ही उस चैप्टर को खत्म करना है। ये ट्राई मत करना कि 6 से 10 बजे तक ये करूंगा, 10 से 2 बजे तक वो करूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, मान के चलो तुम 6 बजे नहीं उठे, तुम उठ गए 10 बजे, तब तो तुम्हारी पूरी टाइम टेबल ही खराब हो गई। तो इसलिए ऐसा टाइम टेबल मत बनाना और परफेक्ट रहने की कोशिश मत करना। मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स में परफेक्ट चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट करने के लिए तुम्हें वो साल भर से पढ़ना पड़ता है, और अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ा तो जस्ट वन शॉट देखो और उसके जो कंसेप्ट है उसको समझने का ट्राई करो और क्वेश्चंस बनाओ। ज्यादा परफेक्टिज्म के पीछे मत भागना।
और देखो मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो मैं बोलूंगा फिजिक्स में तुम 5 घंटे देना, केमिस्ट्री में तुम 4 घंटे देना और बायो में तुम 3 घंटे देना। तो ये नॉर्मल टाइम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और रिवीजन के लिए जो तुमने पास्ट में पढ़ रखा है उसके लिए तुम्हें 2 घंटे देने चाहिए, ये मैं बोलूंगा। और एक्स्ट्रा टाइम जो भी मिले उसमें तुम्हें फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को याद रखो। क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर कम कभी आए ना, लाइक अगर तुम बायो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है तुम्हारे बायोलॉजी में अभी कम नंबर आए, लेकिन 2-3 महीने बाद तुम्हारे बायो में नंबर बढ़ने लगेंगे क्योंकि तुम उसको रिवाइज ज्यादा करोगे। लेकिन अगर तुमने फिजिक्स में अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो तुम्हें उस टाइम मिलेगा ही नहीं कि तुम फिजिक्स में फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। और अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम लास्ट में अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इस बात को मेरी सुन लो, दोबारा सुनना, लास्ट में नंबर इंक्रीज नहीं होंगे फिजिक्स में अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी तो। और अपने स्लीप टाइम को कभी भी रिड्यूस मत करना, ये मैं बहुत मेरी एडवाइस। ऐसा मत करना कि बस 4-5 घंटे ही सो रहे, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि इससे तुम्हारी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो नॉर्मली तुम 4-5 घंटे सोते आ रहे हो तो तब तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपने नॉर्मल पैटर्न से ज्यादा स्लीप ड्यूरेशन कम करने की कोशिश मत करना। और रादर सेव टाइम फ्रॉम अदर थिंग्स, जैसे सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। अगर कोई अभी भी इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप, यूट्यूब ज्यादा यूज कर रहा है तो मैं बोलूंगा इसको अवॉइड करो। हाँ, जरूरत पड़ने पर तुम यूज कर सकते हो, अपना एक डेली टाइम फिक्स कर सकते हो कि हाँ मुझे दिन में आधे घंटे यूट्यूब देखना है, इस तरह से। लेकिन और जो रिलेशनशिप वगैरह में है और वो भी टॉक्सिक टाइप के, तो उसको मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जितनी जल्दी इसको छोड़ दो वो तुम्हारे लिए उतना ही बेटर होने वाला है, वरना ये साल भी तुम्हारा चला जाएगा, फिर बोलोगे भैया मेरा इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब नीट 2026 हो पाएगा क्या। तो इस चक्कर से बाहर निकलो, ट्राई करो, अपनी मेहनत पूरी डाल दो और नीट 2025 क्रैक करके ही दिखाना है। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो फिजिक्स में तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखने हैं, जैसा मैंने बताया एमआर सर से देखने हैं, ठीक है। उसके साथ ही तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और सम कंसेप्ट या क्वेश्चंस लिखने हैं। मतलब वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के 4-5 पेज के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस 4-5 होने चाहिए। उसका कुछ रेफरेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ जो मैंने अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे नीट के टाइम पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस शॉर्ट नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ये सारे फ्री में हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि डीपीपी से होगा या पीवाईक्यू से होगा, ठीक है। फिजिक्स में बस इतना ही करना है और ये सीक्वेंस ही फॉलो करना, याद रखो। इस टाइम पर लॉन्ग नोट्स बनाने मत जाना या इस टाइम पर एनसीईआरटी पढ़ने मत जाना, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर ये तुम कर रहे हो तो। और अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में तुम्हें फिजिकल में अमित सर के लेक्चर देखने हैं, वो भी फिजिक्स की तरह ही फॉलो करना है जैसे मैंने बताया। इनऑर्गेनिक का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तुम्हें करना है मोहित सर से। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखने हैं वही वन शॉट वाले, उसके बाद 2 चैप्टर ऐसे इनऑर्गेनिक के जो तुम्हें करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें एक है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें तुम्हें काफी कम याद करना पड़ेगा। और अगर तुम इस चैप्टर के चीजों को एक बार समझ लिए ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 क्वेश्चन इससे आते हैं और तुम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। तो इसलिए ये दोनों चैप्टर पे काफी ज्यादा तुम ध्यान देना। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। और एनसीईआरटी रीड करनी है मेनली किसकी, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, लाइक पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी। इन दोनों की एनसीईआरटी नहीं भी रीड करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जरूर से याद कर लेना। एज यू कांट रिमेंबर वोल एनसीईआरटी, तो तुम्हें बार बार रीड करनी है और जितना हो सके उसको याद करना है कि पूरी एनसीईआरटी याद करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है, और वो भी जब टाइम इतनी कम हो तो। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए तुम कर सकते हो पंकज सर से। ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें पंकज सर से लेक्चर देखना है। पंकज सर में स्टार्ट करना जीओसी से और उसके बाद तुम्हें चैप्टर वाइज जाना है, लाइक हेलो एल्किन, हेलो एरिन हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सारी रिएक्शन जितनी बताई गई है पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन, जब तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए तो उस सारे रिएक्शन को 3-4 पेज के अंदर कंबाइन कर देना। इससे क्या होगा ना कि जब भी तुम रोज उठोगे तो सुबह, तो तुम उस सारे रिएक्शन सीट को एक बार रिवाइज करोगे तो वो रिएक्शन तुम्हें याद होती चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि वो रिएक्शन तुम्हें अचानक से याद हो जाए, नहीं, तुम्हें उसको प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज करने के लिए उसको कंसाइज बनाना पड़ेगा। तो रिवाइज एवरी टाइम और सॉल्व डीपीपी पीवाईक्यू और देन एनसीईआरटी की तरफ तुम मूव कर सकते हो। एनसीईआरटी इसको यहां पर मैं लास्ट में रख रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी जरूर से करके जाना। और एनसीईआरटी में भी सबसे पहले जो उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना और उसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जरूर से ट्राई कर लेना। अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो कम से कम जाकर सोल्यूशन देख लेना कि अप्रोच किस तरह से लगानी है, क्योंकि हो सकता है सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाए खुद से, तो तुम जाकर इसके सोल्यूशन देख सकते हो, गूगल पे आराम से मिल जाएंगे, इसके गूगल यूट्यूब पे, तो वो कर लेना। बायो की बात की जाए तुम्हें पता ही है एनसीईआरटी रीड करनी है और लेक्चर नहीं देखने, जैसा मैंने बता दिया। बायो में अगर तुम लेक्चर देखोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, लेकिन होता क्या है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो बायोलॉजी पहले से देख रखे होते हैं। तो मैं बोलूंगा लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड करो। और अगर हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने लेक्चर आज तक कभी देखा ही नहीं है, तुम्हें वो चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे चैप्टर काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है और अगर तुमने आज तक इसके लेक्चर नहीं देखे तब जाके लेक्चर देख सकते हो, और इसके अलावा चैप्टर्स के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अब पीवाईक्यू तुम्हें सॉल्व करना ये मस्ट है और उसके अलावा तुम्हें पीवाईटी करना है। पीवाईटी क्या
क्या होता है भैया, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले ही सेम रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं, तो उस टॉपिक को तुम काफी ज्यादा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेना। कोई भी मॉड्यूल की तरफ नहीं जाना, कोई भी टीचर नोट्स की तरफ नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखो। अब बात करते हैं भैया रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, पूरा दिन तो पढ़ने में ही वेस्ट हो जाता है। तो सुनो रिवीजन कैसे करना है। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, तो तुम्हें रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। इस चक्कर में मत रहना कि मैंने एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया तो मेरे नीट में मार्क्स आ जाएंगे, कभी नहीं आने वाले। तुम्हें रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि एक दो बार रिवाइज कर लिया तो काम बन गया, नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। कैसे करना है कि देखो, एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम एवरी स्मॉल थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ कोटा की क्या था। जब मैं कोटा में रहता था, मेरी क्लासेज होती थी 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं डिनर करने के लिए गया 8 बजे से बाद या 2 बजे से पहले मैं जब लंच करने गया, तो वहां पर हाफ एन आवर आराम से लग जाता था। तो उस टाइम पर मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की पीडीएफ ओपन करके रखता था और खाते टाइम पे वो पढ़ते रहता था। बहुत सारे लोग को ये वियर्ड लग सकता है कि भैया आप ये काम क्यों कर रहे थे, आप तो नहीं करते ऐसा, तब भी तो चल सकता था ना, आधे घंटे पढ़ के ऐसा क्या ही हो जाएगा। लेकिन देखो, मेरा मानना है कि अगर तुम्हें कम टाइम में बहुत ज्यादा चीज अचीव करनी है ना, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम है और तुम्हें नीट क्रैक करना है, तो तुम्हें ये सारी वियर्ड हरकतें करनी पड़ सकती है। तुम्हें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो उस टाइम तुम पढ़ सकते हो, 2 लेक्चर के बीच में टाइम मिल रहा है उस टाइम पढ़ सकते हो, बात ज्यादा फ्रेंडशिप वगैरह में मत रहो उस टाइम पर पढ़ सकते हो। मतलब तुम्हें छोटी छोटी चीजों से टाइम निकालकर और उसको यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। और मैं मानता हूं 2 से 3 घंटे रिवीजन के लिए काफी होते हैं एवरीडे। एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, 1-2 दिन रिवीजन किए फिर रिवीजन करना ही छोड़ देते हैं। तो नहीं, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वो तुम्हें एवरीडे करना ही होगा। उसमें से 2 घंटे तुम फिजिक्स में देना, 1 घंटे बायोलॉजी में देना। फिजिक्स में तुम क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसके बाद नोट्स पे जाना और उसके बाद रिवाइज करना टॉपिक्स को। मतलब फॉर एग्जांपल बताओ, लाइक तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सॉल्व किया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो सकता है तुम्हारा पूरा वीक ना हो, उसका एक टॉपिक ही वीक हो। जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मुझे इस वाले टॉपिक में दिक्कत होती थी, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स में दिक्कत होती थी। तो तुम नोट्स पे जाओ या शॉर्ट नोट्स पे जाओ, फिर उस लिफ्ट वाले जो क्वेश्चन सर ने बताए हैं उस पे जाके देखो कि सर ने उससे कैसे अप्रोच किया है, फिर तुम उसे समझो कि हाँ, इसको ऐसे बनाना होता है और उसको जाके करेक्ट कर लो। ये होता है रिवीजन का सही तरीका। ये नहीं कि फिर तुम पूरा नोट्स खोल के बैठ गए, उसको पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने में ही 5 घंटे लग गए, बोले कि भैया मेरे से रिवीजन हो नहीं पा रहा, रिवीजन कर रहा हूं तो मेरे से करंट वाले टॉपिक छूट रहे हैं। तो ये तरीका अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी रिवीजन भी काफी अच्छे से हो जाएगी। और अगर तुम रिवीजन को मैनेज कर लेते हो ना, तब तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मॉक टेस्ट में मोस्टली जो चैप्टर होते हैं वो बैक वाले चैप्टर आते हैं और ज्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि भैया पीछे वाले चैप्टर का मैं रिवीजन कर नहीं पाता हूं। तो इस तरह से तुम पीछे वाले चैप्टर का भी रिवीजन कर पाओगे। और स्टार्ट रिवाइजिंग 2 चैप्टर डेली, एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जो कि तुम अल्टरनेटिव कर। तो अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे तुम टाइम मैनेज करना सीख पाओगे। मतलब अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो तुम्हें पता चलेगा कि 3 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है। फिजिक्स को मुझे कितना टाइम देना है, बायो को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हें यह समझ आएगा। और तुम्हें एक वीक में एक टेस्ट तो दे ही देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तुम पार्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो और उसके बाद तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। और टेस्ट एनालिसिस तो जरूर से कर लेना, क्योंकि अगर तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो चाहे तुम कितनी भी मॉक टेस्ट क्यों ना सॉल्व कर लो, सब बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर तुम्हें जानना है और कि टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव की जाए, क्योंकि मेरे भी पहले टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ रहे थे, तो मैंने कैसे उसे इंप्रूव किया, तो तुम मेरे जाकर रिसेंट वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में। और तो अगर तुम्हें किसी तरह का पर्सनलाइज्ड प्लानिंग चाहिए कि भैया किस तरह से मुझे प्लान करना चाहिए, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना ऐसे और वीडियो लाने के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।